हेलो एवरीवन, दिस इज निशान चौहान। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 3 क्लास 12। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चार टॉपिक की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ और साथ साथ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट, देखिए यहां से सबसे पहले बात करें, इलेक्ट्रिक करंट आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। नॉर्मली हम जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो कैपिटल आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, दैट इज चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यूनिट की बात कर लेते हैं, चार्ज की यूनिट होती है हमारी क्या, कूलम्ब, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो या तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट बन जाएगी आपकी कूलम्ब पर सेकंड, या फिर एम्पियर भी बोल देते हैं। एम्पियर भी किसकी यूनिट होती है आपकी, इलेक्ट्रिक करंट की। अब अगर मैं बात करूं आपसे कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, देन उस सिचुएशन में I इक्वल टू हो जाएगा dq अपॉन dt। I कितना हो जाएगा, dq अपॉन dt, जहां पर आपका जो dq है वो आपकी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज, और जो आपका dt है वो उस पर्टिकुलर टाइम में जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा है वो स्मॉल टाइम है आपका। ठीक है, अगर हम इस पर्टिकुलर टर्म को ध्यान से देखें तो यहां पर आ रहा है dq अपॉन dt, तो हम ये भी बोल सकते हैं दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद बात करते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट है बेसिकली आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती, क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का फॉलो नहीं करती है। देखिए ध्यान से, एक एग्जांपल लेके इस चीज को हम समझते हैं किस तरह से। मान लिया मैंने, ये मेरे पास दो वायर हैं जो आपस में अटैच्ड हैं, इसमें हमारी 4 एम्पियर करंट और इसमें हमारी 3 एम्पियर करंट पास हो रही है। ठीक है, तो जब ये आगे की तरफ पास आउट होगी किसी वायर में, तो नॉर्मली अगर हम ऑब्जर्व करें तो कितने एम्पियर जाएगी, 7 एम्पियर। ठीक है, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को वेक्टर क्वांटिटी माने तो मेरे पास दो वेक्टर होंगे, एक 4 एम्पियर और एक 3 एम्पियर, जिनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर मैं इनका वेक्टर एडिशन करूं, ये 4 एम्पियर और ये कुछ इस तरीके से 3 एम्पियर जा रहा है, बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हमने पढ़ा है क्या कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पर है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो स्क्वायर रूट में पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर होता है, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 एम्पियर। तो हमने क्या देखा कि नॉर्मली हम जब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो 4 एम्पियर और 3 एम्पियर मिलके नेक्स्ट वायर में 7 एम्पियर करंट पास हो रही है। लेकिन अगर इसे हम वेक्टर क्वांटिटी माने देन वेक्टर एडिशन उसका कितना आ रहा है, 5 एम्पियर आ रहा है। इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को ये फॉलो नहीं करती। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। यहां से एक स्पेशल चीज और बताते हैं आपको, क्या कि हो सकता है कंपटीशन एग्जाम में एक अनदर ऑप्शन और हो आपका टेंसर क्वांटिटी। तो याद रखेंगे, अगर आपका ऑप्शंस में, चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन टेंसर गिवन है तो आप प्रायोरिटी टेंसर क्वांटिटी को देंगे, और अगर टेंसर गिवन नहीं है देन उस सिचुएशन में आप प्रायोरिटी किसे देंगे, स्केलर क्वांटिटी को देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होगी आपकी, स्केलर। लेकिन अगर ऑप्शन में गिवन है आपका टेंसर भी तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे, टेंसर क्वांटिटी को देंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो हमारा चैप्टर 1 था उसमें हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने क्या जाना था कि Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, जहां पर N क्या होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, और ये होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। N क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेस, और E क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पर्टिकुलर Q की जगह क्या रख सकते हैं हम, N इंटू E। देन I कितना आ जाएगा हमारा, Ne अपॉन टी। I कितना आ जाएगा, Ne अपॉन टी, जो आपकी न्यूमेरिकल है, मोस्टली न्यूमेरिकल इस पर्टिकुलर थिंग पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहां से हमने क्या ऑब्जर्व करा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है आपका, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। या फिर हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टाइम ऑफ चार्ज।
यहां पर जो होगा न्यूमेरिकल जो बनेगा इसमें, उसमें जो आपका चार्ज होगा वो टाइम पे डिपेंडेंट होगा। चार्ज किस पे डिपेंडेंट होगा? टाइम पे डिपेंडेंट होगा। इसके अलावा हमने क्या जाना, इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं होती? क्योंकि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करती। इसके अलावा अगर ऑप्शन में आपका टेंसर गिवन है तो आप प्रायोरिटी किसे देंगे? टेंसर क्वांटिटी को देंगे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए यहां से अगला टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। अगला टॉपिक क्या है हमारा? करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, नॉर्मली करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? करंट डेंसिटी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है वो समझिए ध्यान से, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसी भी कंडक्टर की, ऑफ अ कंडक्टर, किसी कंडक्टर की कैसी प्रॉपर्टी है? आपकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में पर्टिकुलर पॉइंट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करती है। मतलब कहने का ये हो गया, किसी कंडक्टर के इनसाइड में पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी है तो वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी किसकी हेल्प से डिफाइन होंगी? करंट डेंसिटी की हेल्प से डिफाइन होगी। वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज किसकी हेल्प से डिफाइन होंगी? करंट डेंसिटी की हेल्प से डिफाइन होगी। और करंट डेंसिटी को नॉर्मली डेफिनेशन अगर इसकी डिफाइन करें तो करंट डेंसिटी J इक्वल होता है करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। J इक्वल्स टू I अपॉन A, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। यूनिट की बात कर लेते हैं। करंट यूनिट पढ़ी हमने क्या? एम्पियर होती है, और एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की यूनिट क्या बन गई? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है वो सुनिए, इलेक्ट्रिक करंट हमने जाना स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन वो किसी भी पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन को इंडिकेट करती है। किसे इंडिकेट करती है? पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट को इंडिकेट करती है। अब समझिए ध्यान से, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमने पढ़ी पॉजिटिव से निगेटिव। पॉजिटिव से निगेटिव क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है। ये आई की डायरेक्शन है। समझिए, इसे हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या? कि करंट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखो पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा और निगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं? करंट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से दैट करंट ऑलवेज मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज। या तो करंट पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में, या फिर करंट निगेटिव चार्ज के डायरेक्शन के अपोजिट जाएगा। और करंट डेंसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। किसकी डायरेक्शन? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, इसके अलावा यूनिट की हमने बात करेगी, इसमें क्या होती है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। करंट डेंसिटी में बेसिकली इतना ही है। फिर से बात कर लेते हैं एक बार, क्या है ये? कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है जो किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन की जाती है। जे से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जे इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एक नंबर की ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होती है। करंट की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, या फिर हम कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग होती है, और वी कैन से दैट करंट की डायरेक्शन अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये हमारा करंट डेंसिटी था। थर्ड टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ नॉर्मली क्लास 10th में भी पढ़ाया जाता है। बात करते हैं ओम्स लॉ की, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स की बात करेंगे और डिपेंडेंसी जानेंगे। उससे एक फैक्टर अराइज होता है, रेजिस्टेंस। देखिए ध्यान से, ओम्स लॉ क्या कहता है? अंडर द गिवन कंडीशंस। अंडर द गिवन कंडीशंस क्या क्या है वो पहले वो देख लेते हैं। ओम्स लॉ,
देखिए वो जो मेन कंडीशंस है, वो फिजिकल कंडीशंस हैं जिनके रेस्पेक्ट में ओम्स लॉ को डिफाइन किया जाता है। जो आपकी फिजिकल कंडीशंस हैं जिनके रेस्पेक्ट में ओम्स लॉ को डिफाइन किया जाता है, वो है आपकी क्या, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एटसेट्रा। देखिए मेन तो यही है, टेम्परेचर और मैकेनिकल स्ट्रेन। तो जो ओम्स लॉ है वो क्या डिफाइन करता है, अंडर द गिवन फिजिकल कंडीशंस करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखेंगे V पोटेंशियल नहीं होता, वो V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लोइंग अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज R, एंड फ्रॉम हियर जो R की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, V अपॉन I। ये जो R है यही क्या कहलाता है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। R क्या कहलाता है आपका, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जो R की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, शेप ऑफ द कंडक्टर एटसेट्रा। लेकिन मेन थिंग क्या है, वो इंडिपेंडेंट रहती है। इंडिपेंडेंट रहती है किससे, V एंड I। याद रखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट टू पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। हमने क्या बात करा कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ शेप पे डिपेंड करेगा। तो रेजिस्टेंस बेसिकली आपका जो लेंथ होती है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमें पढ़ाया जाता है क्लास 10th में। और साथ साथ जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया के। दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा देन R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज रो, L अपॉन A एज इट इज रहेगा। और ये जो हमारा रो निकल के आया है इसे ही बोलते हैं क्या, रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, या फिर इसे ही हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या बोल देते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं। याद रखेंगे जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, अगर हम यहां से देखें तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है वोल्ट और करंट की यूनिट होती है एम्पियर। तो एक यूनिट तो बन गई क्या, वोल्ट पर एम्पियर। या फिर रेजिस्टेंस की यूनिट ओम भी होती है, क्या होती है, ओम। नॉर्मली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेम एज हम चाहे तो यहां से किसकी यूनिट निकाल सकते हैं, रेजिस्टिविटी की, या फिर हम कह सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। तो देखिए यहां से रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, R A अपॉन L। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, तो क्या बचेगा केवल मीटर। तो यहां से जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट आ गई आपकी रो ओम इनटू मीटर। ये हमने बेसिकली किसमें जाना, ओम्स लॉ में। एक बार फिर से देख लेते हैं, अंडर द गिवन फिजिकल कंडीशंस, वो फिजिकल कंडीशंस क्या क्या होंगी, टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एटसेट्रा। जो करंट होगी किसी भी कंडक्टर में वो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्टली किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। और वी कैन से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। प्रोपोर्शनल साइन हटा, कांस्टेंट आया R, दैट R is called resistance of a conductor which depends on length, shape etc and independent of V and I। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं R इक्वल्स टू V अपॉन I और डिपेंडेंसी देख लेते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट रहता है किससे, V और I से। यूनिट क्या बन गई इसकी, ओम या फिर वोल्ट पर एम्पियर। इसके अलावा रेजिस्टेंस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ द कंडक्टर। और दोनों को कंबाइन करा, प्रोपोर्शनल साइन हटा तो कितना आ गया, R इक्वल्स टू रो L अपॉन A। तो यहां से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी, रो की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई, R A अपॉन L। दैट इज यूनिट निकाल दी, यहां से रेजिस्टेंस की रखी ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, और लेंथ किसमें लिया हमने, मीटर में। मीटर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आ गया, ओम मीटर। तो इस तरीके से हमने जाना किसके बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। फिर हमने बात करी किसकी, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब हमारा जो अगला टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। लेकिन उससे पहले एक टर्म ध्यान से देखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये जो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी आई इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, तो दो एक्सिस ले लेंगे हम, ये I एक्सिस और ये V एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन। तो याद रखेंगे
ये जो स्ट्रेट लाइन कर्व है या फिर ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ओमिक कंडक्टर विच फॉलोज ओम्स लॉ, विच फॉलोज ओम्स लॉ। सेम एज अगर हम बात करें किसकी, नॉन ओमिक कंडक्टर की, नॉन ओमिक कंडक्टर तो जो फॉलो नहीं करते, विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो तो कहलाएंगे ओमिक कंडक्टर, और जो फॉलो नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या कहलाएंगे? नॉन ओमिक कंडक्टर। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? अगर हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज में अगर दोनों प्रोपोर्शनल है और ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन है तो आपका ओमिक कंडक्टर होगा, और अगर वो प्रोपोर्शनल नहीं है तो वो कैसा होगा? आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक है, तो यहां से दो डेफिनेशन क्लियर हुई। ओमिक कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, नॉन ओमिक जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में स्ट्रेट लाइन कर्व ओमिक कंडक्टर, और कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं तो कैसा आपका? नॉन ओमिक कंडक्टर। अब लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं इसमें, क्या? लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। इसमें मैं पहले आपको ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, तब फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या करा, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए, और ये टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ध्यान से देखेंगे, मैंने ग्राफ ड्रॉ करे बेसिकली आपके, एक एक करके मैं सबको समझाऊंगा, तीनों को ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट ग्राफ की बात करें अगर हम, तो जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है आपको, ये तो आपको किसे फॉलो कर रहा है? ये बेसिकली आपका किसका है? ओमिक कंडक्टर के लिए। किसके लिए है? ओमिक कंडक्टर के लिए है। इसका मतलब क्या हुआ? आई अगर v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा, तभी वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं दूसरे ग्राफ की, ये जो यहां से डॉट डॉट करके चेंज हो गया, स्ट्रेट लाइन नहीं रहा, ये किसके लिए? आपका नॉन ओमिक कंडक्टर। नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए आपका ये है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका कंडक्टर नॉन ओमिक है, दैट इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिमिटेशन ये हुई। सेकंड की बात करते हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं? एक कर्व ये है और एक कर्व ये है। इसका मतलब ये दो कर्व क्या बता रहे हैं? कि जो पोटेंशियल डिफरेंस के साइन पर डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस की साइन की डिपेंडेंसी रहेगी। क्या रहेगी? मतलब वो समझिए ध्यान से। बेसिकली इस ग्राफ को हम 12th क्लास की लास्ट बुक में जब एक चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, तब वहां जानेंगे। होता क्या है वो बता देता हूं मैं आपको। ये हमारा फॉरवर्ड बायस के लिए है। किसके लिए है? हमारा फॉरवर्ड बायस। और ये वाला जो ग्राफ है हमारा, ये रिवर्स बायस का है, रिवर्स बायस का है। मतलब कहने का ये हुआ कि जब हम देखो, नॉर्मली होता क्या है, इसमें पीएन जंक्शन डायोड होता है। ये कुछ इस तरीके से मैं अगर एक आइडियल डायग्राम ड्रॉ करूं और मैं इस तरीके से इसे बोल दूं पी और ये एन। पी मतलब जहां पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, एन मतलब जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर हम पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, पी को पी से, एन को एन से, तो उस सिचुएशन में होता है फॉरवर्ड बायस, और ग्राफ कुछ हमें इस तरीके का मिलता है। और अगर मैं पोलैरिटी को रिवर्स कर दूं कि पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं, तो उस सिचुएशन में जो कर्व मिलता है वो हमें मिलता है कैंसर? रिवर्स बायस। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने क्या करा, जो मैं सप्लाई दे रहा था उसके साइन को अपोजिट करा, और साइन को अपोजिट करने से जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ग्राफ में चेंजेस एग्जिस्ट कर गया। साइन को अपोजिट करने से आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के ग्राफ में क्या हो गया? चेंज एग्जिस्ट कर गया। दैट मींस जो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंडेंसी है वही ओम्स लॉ को भी, ओम्स लॉ की क्या है एक तरीके से लिमिटेशंस है। मतलब क्या? हम पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं कर सकते बार बार। ठीक है, चेंज करेंगे तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। ठीक है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिटेल में हम अपने 12th क्लास की लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नाउ थर्ड वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीबीएसई बोर्ड में कई बार इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी गई है। लेकिन यहां से क्या है इसका, जो आईपी कर्व होता है वो आपका आइडियल कर्व नहीं है। मतलब कहने का ये हुआ, अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां पे देखो ऑलमोस्ट लीनियर, अगर मैं पॉइंट ए से बी पॉइंट तक बोलूं तो आप कहेंगे नॉन लीनियर, ये मैंने लिख भी रखा है। और मैं बी से अगर एंड पॉइंट तक इसे सी बोल दूं और मैं यहां तक के बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्यों नेगेटिव रेजिस्टेंस?
क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। अगर स्लोप आपका इंक्रीज हो रहा होता तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस मिलता, क्योंकि स्लोप क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रेजिस्टेंस आएगा। तो सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके से 1 मार्क्स में कर्व गिवन कर देता है और आपसे पूछ लेता है कि कौन सा रीजन नॉन लीनियर है, या फिर दूसरे तरीके से पूछता है क्या, कौन सा आपका ओमिक कंडक्टर के लिए है, कौन सा आपका नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए है, और कौन सा आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखेंगे, जो लीनियर कर्व होगा वो ओमिक कंडक्टर के लिए, जो नॉन लीनियर कर्व होगा वो आपका नॉन ओमिक कंडक्टर के लिए, और जो आपका स्लोप डिक्रीज हो रहा होगा जहां पर, वो आपका किसके लिए, नेगेटिव रेजिस्टेंस के लिए। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ओम्स लॉ और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की बात करी। अगले लेक्चर में हम ड्रिफ्ट करंट से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।